आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग। आज हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं, आते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से निर्वाचन आयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें जीएस पूछा जाता है, निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई ना कोई सवाल आता ही आता है। उन्हीं सवालों को, उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को टारगेट करके आज का क्लास तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करें उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप अपना जीएस पावर इंप्रूव करना चाहते हैं, कोई भी परीक्षा एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो जीएस वाले बाबा को सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। समझिएगा, पहले हम लोग सभी निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि उन तथ्यों से कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो पहला तथ्य है हमारा कि संविधान के भाग 15 पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है या किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण डेट है। कई प्रतियोगी परीक्षा में, पिछले यूपी पुलिस की परीक्षा में, यूपी लेखपाल के परीक्षा में, कई वनडे एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है। और जब तक ये परीक्षाएं होती रहेंगी, ये व्यवस्था कायम रहेगा, तब तक किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता ही आता रहेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको याद रखिएगा। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और भारतीय निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? एक अस्थायी निकाय है, कभी भंग नहीं होता, और संवैधानिक निकाय है। अस्थायी और संवैधानिक निकाय है जो हमारा निर्वाचन आयोग है। यहाँ समझिएगा कि अस्थायी निकाय किसे कहते हैं? जो कभी भंग नहीं होती, जो लगातार चलती रहती, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये 5 साल के निश्चित अंतराल पे, मतलब 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ये भंग कर दी जाती है। उस तरीके से निर्वाचन आयोग नहीं है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संस्था है जो लगातार चलता रहता है, कभी भंग नहीं होता है। और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसका नियुक्त राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इन निर्वाचन आयुक्तों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कई पेपरों में पूछा जा चुका है कि निर्वाचन आयोग के आयुक्त का गठन कौन करता है? निर्वाचन आयोग के आयुक्त का नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन में दे देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। लड़का इसी में कंफ्यूज हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में हो तो कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो, उस समय आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं। और एग्जाम हॉल में वही बच्चा कंफ्यूज होता है जो बच्चा पढ़ाई में शॉर्टकट अपनाता है, ट्रिक अपनाता है। इन पॉइंटों का कोई शॉर्टकट और कोई ट्रिक नहीं है, इनको लगातार आपको पढ़ते रहना है। इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। जब आप इसके साथ शॉर्टकट अपनाएंगे तो पढ़ाई आपके साथ भी शॉर्टकट अपनाएगी। आपको सफलता की चरम सीमा पे जाना है तो वनली केवल प्रैक्टिस और विश्वसनीय पढ़ाई। चलिए, निर्वाचन आयोग से संबंधित आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है,
वो ये है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका सही आंसर है संविधान के भाग 15 में। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। अभी हम कहते ना कि भाग 15 में संविधान के निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कंफ्यूजन से बचना है तो लगातार पढ़ते रहना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। इन सारी चीजों को केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसको याद करना है। आप जब तक कहीं आप सेट नहीं हो जाते, जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं, तब तक एक निश्चित अंतराल पर इन सारे पॉइंटों को पढ़ते रहना है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तब तक होता है। यानी ध्यान रखिएगा, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष से पहले मान लिया उनकी 65 साल उम्र पूरी हो गई तो वहीं पे रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जैसे एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, 2 अन्य होते हैं, तो जो 2 अन्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष उम्र होती है। अगर 6 साल से पहले ही उनकी 62 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो उनका कार्यकाल वहीं पे खत्म हो जाएगा। याद रखना। इससे संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये सब बहुत कंफ्यूज करने वाले, ऐसे बच्चों को लगता है कि ये बड़े सरल है, ये पढ़ रहे होंगे कहेंगे अरे ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, देख लेंगे बाद में। और जब पेपर नजदीक आता है तो उसको पढ़ने के टाइम में नहीं दिमाग से उतर जाता है कि वो भी पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। और यही जनरली क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाता है। अब कुछ चीजों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कुछ का 6 वर्ष का होता है। इसी में कंफ्यूजन में बच्चा 5-6 में बड़ा कंफ्यूज होता है और गलत कराता है। और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो सही करके आता है और उसी का मेरिट में नाम आ जाता है। अब इधर पता लगे कहे खूब पढ़े और पढ़ते रह गए और जनरल चीज कहे अरे जब एग्जाम दे के बाहर आए एग्जाम हॉल के कहे तो वहां गलत कराए, कहे तो बहुत सरल क्वेश्चन था यार, वो हमारा गलत हो गया। तब बात करेंगे क्या, कहेंगे अरे इतना सरल क्वेश्चन था, जो जानते थे वो भी गलत कराए। वही बच्चे हैं जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करके रखते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। वही बच्चे बाद में कहते कि इसको तो मैं जानता था लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठा था तो कंफ्यूजन में इसको गलत कराया। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला चुनाव आयुक्त से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित जो हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है चुनाव आयोग का कार्य क्या है। तो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, मतदान सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना आदि। मतलब समझिए चुनाव से संबंधित जितने सारे कार्य हैं वो कार्य चुनाव आयोग करता है। शॉर्टकट में इतना याद रखिएगा कि चुनाव आयोग का जो कार्य है वो चुनाव से संबंधित सारे कार्यों को संपन्न कराना। चलिए चुनाव आयोग से संबंधित हमारा जो अगला तथ्य है वो ये है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने की आवश्यक शर्तें। जैसे कोई राजनीतिक दल है तो राष्ट्रीय दल कैसे होगा, कौन सा राजनीतिक दल है, जो क्षेत्रीय या राज्य दल होगा।
कोई क्षेत्रीय दल है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम है, उसी को यहाँ पे दिया गया है कि कोई दल पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों में से 6% से कम वोट न मिले हो, या पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में जीते हों, तब उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। चुनाव आयोग जो है हमारा को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देगा। दूसरी शर्त है पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीटों पर जीत हासिल की हो, या कम से कम 3 राज्यों में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो, या तीसरी शर्त क्या है कि कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, तब भी उसे चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देता है। और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए ये महत्वपूर्ण शर्तें हैं। जब तक कोई दल इन महत्वपूर्ण शर्तों को फॉलो नहीं करता है तब तक उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। यहां से भी सवाल बने हैं, यहां से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन तथ्यों से संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए, कोई पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए कितने राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा हासिल होना चाहिए? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए मिनिमम वो 4 राज्यों में राज्य पार्टी की दर्जा हासिल होना चाहिए। यदि उसको 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा हासिल है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मतदाता सूची में शामिल होने की उम्र क्या है? तो मतदाता सूची में शामिल होने की उम्र 18 वर्ष। कोई व्यक्ति मतदाता सूची में 18 साल की उम्र में शामिल हो सकता है। मतदान करने की उम्र क्या है? 18 वर्ष है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। कई प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेषकर जो एंट्रेंस एग्जाम है या अग्निवीर है यूपी पुलिस में, जनरली ऐसे पूछ लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है कि हर कुछ एग्जाम हॉल में ही हर क्वेश्चन कठिन लगता है और कमरे पे बैठकर पढ़ते समय हर क्वेश्चन सरल लगता है। लगभग सभी एग्जामों में 4-6 क्वेश्चन ऐसे जनरल डाले जाते हैं जिसमें एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने केवल बड़ी बड़ी टॉपिक पढ़ा है कि जनरल चीजें भी पढ़ा है। और मेरा मानना है, मैं जो पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ वो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बच्चे को बेस से पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि उसकी बेस की जानकारी होनी चाहिए, बेस से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो टॉपिक होता है वो सामान्य से जटिल की तरफ होता है। बच्चा सामान्य से शुरू करे और धीरे धीरे जटिलता की तरफ बढ़े और उसको पढ़ाई में बोरियत ना हो, ये ना लगे कि अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है। और हकीकत है ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सरल लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं बच्चे और यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूजन में गलत करके चले आते हैं। तो मतदाता सूची में शामिल होने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। चुनाव आयोग से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो हमारा चुनाव होता है वो ईवीएम मशीन से जो होता है उससे भी संबंधित कई सवाल पूछे गए हैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम लोग जानते हैं ईवीएम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और ईवीएम से आने वाले प्रश्नों को। तो केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था। याद रखिएगा सवाल कैसे बनते हैं कि केरल के किस विधानसभा में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया था, या भारत के किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो केरल राज्य में पारूल विधानसभा के 50 बूथों पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले 1982 में प्रयोग किया गया था। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। मुझे अगर जो पूछेगा
कि संपूर्ण राज्य का चुनाव पहली बार ईवीएम मशीन से किस राज्य का हुआ, तो वो गोवा है। और सबसे पहले किस राज्य में प्रयोग किया गया, तो केरल है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले आते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप फंसेंगे नहीं, आपका सही होगा, आप टॉप करेंगे। और 2009 में आम चुनाव और सभी विधानसभाओं के चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2009 से भारत के संपूर्ण चुनाव, मतलब लोकसभा और विधानसभा संबंधित सारे चुनावों में ईवीएम मशीन का प्रयोग होने लगा है। चलिए ईवीएम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, यानी ईवीएम से संबंधित जो आज का पहला सवाल है कि सबसे पहले किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ, किस राज्य में, समझ लीजिएगा, तो वो है केरल। प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ, तो वो केरल। अगर यहीं पे पूछ लेता संपूर्ण चुनाव सबसे पहले किस राज्य का हुआ, तो वो है गोवा। पहले एग्जाम हॉल में बच्चे बैठते हैं तो प्रश्न से ज्यादा उत्तर पे ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चे को सबसे पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, उसमें क्या पूछता है उसको देखना चाहिए, उसके बाद उत्तर ढूंढना चाहिए। प्रश्न का अहम भूमिका होता है। बच्चे बहुत सारे प्रश्न को पढ़ते ही नहीं, ध्यान से पूरा प्रश्न समझ ही नहीं पाए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, उत्तर ढूंढने लगे। तो समझिएगा कि सबसे पहले किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ, तो वो है केरल। और संपूर्ण चुनाव सबसे पहले किस राज्य का ईवीएम मशीन से कराया गया, तो वो है गोवा। चलिए इससे संबंधित अगला सवाल, सबसे पहले किस विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया, तो इसका जो सही आंसर है अभी हम लोगों ने पढ़ा है पारूर। केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पे सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। चलिए इससे जो अगला प्रश्न है वो है कि किस वर्ष से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2009 से। 2009 से सभी आम चुनावों में और सभी विधानसभाओं और आम चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है और आज तक उसका प्रयोग होता आ रहा है। भले ही विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां इसके विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन 2009 से आज तक सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। चलिए ईवीएम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। सबसे पहले इस मशीन का प्रयोग नागालैंड के चुनाव 2013 में हुआ था। याद रखिएगा, अभी हमने कहा कि ईवीएम की मशीन पे बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां हैं जो उसके विश्वसनीयता पे सवाल उठा रही हैं, उस पर विश्वास नहीं कर रही हैं। तो इसी विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए वीवीपैट नामक मशीन का प्रयोग किया जाता है ईवीएम मशीन में, जो जब कोई मतदाता वोट किसी को देता है तो उससे एक पर्ची प्राप्त होती है, उस पर उस कैंडिडेट का नाम, जिसको वोट दिया, उसका चुनाव निशान, पूरा डिटेल उस पर सबमिट होता है। और सबसे पहले नागालैंड में 2013 के आम चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। इस महत्वपूर्ण तथ्य से भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इसको भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को बनाया है। अभी एसएससी में पूछा जाने वाला सवाल है कि वीवीपैट मशीन को किस कंपनी ने बनाया है और इसका प्रयोग सबसे पहले किस राज्य के विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो नागालैंड। देख रहे हैं, इससे संबंधित सवालों को देखते हैं। तो आज का जो 10वां सवाल है जो वीवीपैट से संबंधित है, जिसको अभी हमने पढ़ा है, वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के चुनाव में किया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि नागालैंड में। और वीवीपैट का निर्माण क्यों किया गया, ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए। सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो नागालैंड है। वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया, नागालैंड।
चुनाव आयोग से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाला सवाल, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, यहां से कोई ना कोई सवाल आता ही आता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे देश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं। हमारे देश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल 6 हैं, और जिनका चुनाव निशान क्या है इसको हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान जानते हैं, कमल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा है, जानते ही हैं। तीसरी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है बहुजन समाज पार्टी, उसका चुनाव निशान हाथी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव निशान हंसिया हथौड़ा तारा है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव निशान पुस्तक है। और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार अभी दिल्ली में धराशायी हो गई है, उसका चुनाव निशान झाड़ू है। याद रहे, ये हमारे देश की 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और ये इनके चुनाव निशान हैं। चलिए, प्रमुख क्षेत्रीय दल। कभी कभी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रीय दलों का नाम दे दिया जाता है। यूपी में मान लिया पेपर है या बिहार का पेपर है, तो वहां के क्षेत्रीय दलों के बारे में, जैसे बीपीएससी हुआ या बिहार पुलिस का हो गया या यूपी पुलिस का हो गया, तो यूपी के क्षेत्रीय दलों के नाम दे देंगे, उनके चुनाव निशान के बारे में पूछ लिया जाता है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान क्या है। या इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह कहाँ है, कहाँ की पार्टी है। क्षेत्रीय दलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है उनको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो तेलुगु देशम का चुनाव निशान है साइकिल, आंध्र प्रदेश है। इसकी आंध्र प्रदेश राज्य की पार्टी है तेलुगु देशम, चुनाव निशान साइकिल, आंध्र प्रदेश। समाजवादी पार्टी चुनाव निशान साइकिल, उत्तर प्रदेश। ये जो राज्य है, यहाँ मतलब जहाँ पे जो क्षेत्रीय दल सबसे ज्यादा प्रचलित है उसी का नाम दिया गया, उसी राज्य का। असम गण परिषद का चुनाव निशान हाथी है, और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी है, जो राष्ट्रीय पार्टी उसका भी हाथी है। लेकिन असम में ये चुनाव निशान असम गण परिषद को प्राप्त है, हाथी। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर कमान चुनाव निशान है, और ये झारखंड के में स्थापित पार्टी है। पैंथर्स पार्टी चुनाव निशान साइकिल, कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है? जम्मू कश्मीर की, और इसका चुनाव निशान क्या है? हल। लालू यादव जी वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, चुनाव निशान लालटेन, कहाँ की? बिहार की। शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र, याद रखिएगा, शिवसेना कहाँ की स्थापित पार्टी है? महाराष्ट्र की, और उसका चुनाव निशान क्या है? तीर कमान। मुस्लिम लीग का चुनाव निशान सीढ़ी है। अरे सोचिए, तब से अभी तक मुस्लिम लीग चल रही है, और किस राज्य में है? केरल में। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव निशान क्या है? तीर, बिहार। पूछ लिया जाता है, कैसे क्वेश्चन यहां से आते हैं कि जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर है। अकाली दल बादल का चुनाव निशान तराजू है। अकाली दल कहाँ की पार्टी है? पंजाब की। सिक्किम संग्राम परिषद का चुनाव निशान हाथी है। कहाँ की पार्टी है? सिक्किम की। राष्ट्रीय पार्टियों में हाथी किसका निशान है? बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी का। और ऐसे असम में, ये अभी आपने देखा होगा कि सिक्किम संग्राम परिषद का चुनाव निशान हाथी है सिक्किम में। और असम की जो पार्टी है, असम गण परिषद, उसका भी चुनाव निशान हाथी है, याद रखिएगा। चुनाव आयोग से संबंधित जो हमारा करंट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अभी आने वाले लगभग सभी पेपरों में पूछे जाने वाला प्रश्न है, वो ये है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान का जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। इसका सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ज्ञानेश कुमार जी ने संभाला है। मेरा मानना है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित किसी भी परीक्षा में कोई सवाल पूछा जाता है
तो इससे बाहर का कुछ नहीं होगा। संपूर्ण वनडे एग्जाम में बस इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों से और इन्हीं सवालों से सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी बच्चा निर्वाचन आयोग से संबंधित इतना पढ़ लिया तो उसको आगे पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंगों के लेंथी कोचिंगों को अपना टाइम काटना रहता है, तो वो उल्टा सीधा जो एक दिन का सिलेबस, 1 मिनट का सिलेबस 10 घंटे का सिलेबस बना देते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। बाकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, चुनाव आयोग के लिए इतने तथ्य पर्याप्त हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।